नमस्कार साथियों। एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि के साथ साथ उसी का अगला भेद है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना है और साथ में हमें इनका जो अपवाद है वो भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम तीन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन तीनों को यहाँ पर जो अनुस्वार संधि से संबंधित है, और अनुस्वार संधि भी हमारी जो हम पिछले वीडियो में जो चार भेद हम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के, तो उसी क्रम में आज ये हमारा व्यंजन संधि का नेक्स्ट भेद है। और इसी भेद में हम सारे जो अनुस्वार संधि से रिलेटेड पॉइंट हैं उन सारे बिंदुओं को आज की इस क्लास में हम शामिल करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है उन सूत्रों को आपको ध्यान से देखना है, उनका जो अर्थ है वो देखना है और अलग अलग उदाहरणों से उसको हमें समझना है। यहाँ पर मैं तुलनात्मक रूप से भी दो समानार्थी जो सूत्र आएंगे उनका तुलनात्मक अध्ययन भी मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है अनुस्वार संधि। तो जैसे संधि का जो नाम है तो वो वर्ण के आधार पर संधि का नामकरण यहाँ पर किया जाता है। तो आज हमारे जो वर्ण होंगे उनके स्थान पर होने वाला जो वर्ण होगा वो होगा अनुस्वार, क्योंकि अनुस्वार भी संस्कृत व्याकरण में एक वर्ण है, अक्षर है। जब हमने वर्ण भेद पढ़े थे तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो 63 या 64 जो भेद पढ़े थे उनमें एक जो वर्ण था, एक जो भेद था वो था हमारा अनुस्वार। तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज होने वाला जो वर्ण होगा वो होगा अनुस्वार। तो सबसे पहले हम आज का जो पहला सूत्र है अनुस्वार संबंधित जो संधि का वो है मोनुस्वारः। छोटा सा सूत्र है। तो जिस तरह से पिछली क्लासों में मैंने आपको अलग अलग सूत्रों में जो पद हैं उनको अलग अलग करके दिखाया था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें पदों की बात करें तो यहाँ पर दो पद हैं सूत्र में, मह और दूसरा पद है अनुस्वारः। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्व संधि यहाँ पर हुई थी। जब विसर्ग के दोनों तरफ ह्रस्व अ हो तो वहाँ पर हमें उत्व संधि करते हैं, और उत्व संधि करने के बाद पूर्व रूप वगैरह होकर के यहाँ पर हमारा मोनुस्वार बना था। अर्थ की हम बात करें तो जैसे ही हमने पदच्छेद किया अर्थ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मह का मतलब होता है यहाँ पर पदांत हम पिछले सूत्रों से ग्रहण करते हैं, तो पदांत मैं के स्थान पर, पदांत मैं के स्थान पर। अब अगला जो पद था वो है अनुस्वार है, तो क्या हो जाए अनुस्वार हो जाता है। अब कब होगा तो सूत्र में कुछ भी नहीं है, तो हम पिछले सूत्रों से ही हम अनुवर्तन करते हैं। तो वृत्ति में आता है हो जाता है यदि पदांत मैं के बाद कोई हल वर्ण आ रहा हो। तो बहुत ही सरल इसका अर्थ है सूत्र का, और सूत्र भी बहुत ही सरल है हमारा कि मौनुस्वारः कि मह अनुस्वारः, दो पद हैं इस सूत्र में। अर्थ निकल कर आता है कि मह कैसा मह होना चाहिए, पदांत मह होना चाहिए। पदांत का मतलब है सुप्तिंगंतम पदम, जो हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि सुबंत या तिगंत का यहाँ पर मह होना चाहिए। और उस मै के बाद में क्या होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। हल का मतलब है कि है से लेकर लय तक जो माहेश्वर सूत्रों में आते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है आपको दिखाने के लिए। तो हल का मतलब है हम पांचवा जो माहेश्वर सूत्र है यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक के जो वर्ण है इनको शामिल करेंगे, और इनमें जो इत संज्ञक वर्ण है इनको हम शामिल नहीं करते हैं। तो इन लास्ट वर्णों को छोड़कर है से इनमें से कोई सा भी वर्ण यदि पदांत मै के बाद आ जाता है तो उस मै के स्थान पर हम अनुस्वार वहां पर कर देते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। पद मैंने बता दिया है कि सुबंत या तिगंत होना चाहिए और अंत में मैं होना चाहिए, और मैं के बाद भी यहाँ पर हमारा कोई व्यंजन होना चाहिए। तो हम मैं के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वहां पर अनुस्वार वहां पर कर देते हैं। उदाहरणों की हम बात करते हैं।
रामम धन पठति या रामम धन पाठयति। तो यहाँ पर हम देखते हैं रामम द्वितीया है, राम शब्द हम देखते हैं राम है, रामऊ रामा रामम द्वितीया का एक वचन है, और पद के अंत में यहाँ पर मैं है, और पाठयति यहाँ पर हल है, पै जो है हमारा हल है। तो यहाँ पर हमारा मोनुस्वार है जो सूत्र कहता है कि पदांत मैं के बाद में कोई भी वहाँ पर व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर हम अनुस्वार कर देते हैं, तो हमारा रूप बनता है रामम पाठयति। इसी तरह हम देखते हैं हरि शब्द का द्वितीय एक वचन में बनता है हरिम, और इसके आगे का जो शब्द है वो है वंदे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हरिम है वो पदांत है, पदांत मैं है, और पदांत मैं के बाद वह है जो हल वर्ण के अंतर्गत आता है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो हम इस मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं, कौन से सूत्र से? मोनुस्वार से। तो हमारा रूप बनता है हरिम वंदे। ऐसे ही है पुस्तकम पठामी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुस्तकम जो है वो पदांत मैं है, और पदांत मैं के बाद में जो पै है वो हल में आता है, और जब इसका रूप बनेगा तो मोनुस्वार सूत्र कहता है कि पदांत मैं के बाद में कोई भी हल वर्ण हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो रूप हमारा बनता है पुस्तकम पठामी। इसी तरह से हम देखते हैं गुरु शब्द का द्वितीय एक वचन में बनता है गुरुम, और आगे है प्रणमामि या नमामि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुम का जो मैं है वो पदांत है, और पदांत मैं के बाद में जो पै है वो हमारा हल व्यंजन है। तो यहाँ भी मोनुस्वार से हमारा अनुस्वार हो जाएगा और बनेगा गुरुम नमामि या प्रणमामि। तो यहाँ पर नमामि आ जाए या प्रणमामि आ जाए, क्योंकि न भी हमारा व्यंजन है और प्र भी हमारा व्यंजन है। तो इस तरह से हम अनेक सूत्र, अनेक उदाहरण यहाँ पर बना सकते हैं। केवल शर्त हमारी जो होनी चाहिए वो है कि मैं है वो पदांत होना चाहिए, और उसके आगे कोई सा भी व्यंजन वर्ण आ रहा है तो हम वहाँ पर अनुस्वार कर देते हैं। और ये जो अनुस्वार वाली संधि है ये नित्य है। नित्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नित्य के जो विपरीत जो अर्थ है वो होता है विकल्प, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो इसी संधि के अंतर्गत विकल्प शब्द भी आएगा। तो कहाँ पर हमें नित्य कार्य करना है, कहाँ पर हमें विकल्प से करना है, वो भी आपको सावधानी पूर्वक याद रखना है। तो मुझे लगता है कि पहला जो सूत्र मैंने आपको बताया है मोनुस्वार है, अनुस्वार संधि का महत्वपूर्ण सूत्र है, वो आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरा जो सूत्र है अनुस्वार संधि का, सूत्र नंबर 2, वो है नस्सा पदान्तस्य झलि। नस्सा पदान्तस्य झलि, नस्सा पदान्तस्य झलि। संस्कृत के सूत्रों को मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि एक दो बार हम इनका उच्चारण करते हैं, थोड़ा हम इतना जोर से हमें उच्चारण करना है कि हम उसको आसानी से खुद ही सुन सके। तो हमारा वो जो सूत्र है वो 3-4 बार रिपीट करने से याद हो जाता है। तो मोनुस्वार सूत्र का अगला जो सूत्र है वो है नस्सः पदान्तस्य झलि। एक ही संधि के दो सूत्र बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो बात पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो बात पूर्व सूत्र में नहीं कही गई है उसी बात को उस पूर्ति के लिए या तो अगला सूत्र बनता है, या फिर नेक्स्ट सूत्र में भी जो बात अधूरी रह जाती है वो हम वार्तिक से करते हैं। तो इस संधि में एक वार्तिक भी आएगा जो इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट सूत्र था नश्च पदान्तस्य झलि। तो सबसे पहले हम इसका वही जो हमारा पैटर्न है, तो सबसे पहले हम इसका पदच्छेद करते हैं। तो पहला पद है नह, दूसरा पद है च, और तीसरा पद है अपदान्तस्य, और अंतिम जो पद है वो है झलि। पदच्छेद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पदच्छेद जब तक हम नहीं समझेंगे कि सूत्र में क्या है तो सीधा जो अर्थ है वो हम चाहे कितना ही याद कर ले उसको भूल सकते हैं। और पदच्छेद यदि आपने कर लिया है और पदच्छेद आपको करना आता है, पदच्छेद का मतलब है संधि विच्छेद, क्योंकि सूत्र में भी पूर्व में ही संधि से युक्त पद है। तो आपको यदि आप अर्थ भी भूल जाते हैं तो उस पदच्छेद के आधार पर अर्थ याद आ जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला शब्द है नह, दूसरा शब्द है च,
तीसरा है अपदांतस्य और चौथा है झली। तो यहाँ पर हम इसका जो अर्थ निकालते हैं वो निकल कर आता है कि न का मतलब है कि न के स्थान पर, जैसे मौनुस्वार में हमने पढ़ा था कि मैं के स्थान पर मह वहां पर था, इसी तरह न यहाँ पर है तो न के स्थान पर। और च का मतलब होता है और, तो ये पूर्व सूत्र से हम मैं को ग्रहण करेंगे तो न के स्थान पर और, मैं के स्थान पर। अब ये दोनों के दोनों है वो कैसे हैं, अपदांतस्य। अभी जो मोनुस्वार में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि तुलनात्मक हमें अध्ययन करना है। तो मोनुस्वार सूत्र कहता है कि मैं हमारा कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। और नस्य पदांतस्य झली कहता है कि मैं हमारा यदि अपदांत भी हो और मैं के साथ साथ न हमारा और ग्रहण करना है कि न हमारा अपदांत भी हो तो मैं के स्थान पर। अब ये दोनों कैसे हैं, अपदांत। चाहे न और मैं अपदांत हो तो, अब झली का मतलब है सप्तमी है, तो झल वर्णों के परे रहते, झल वर्णों के परे रहते अनुस्वार हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना वैज्ञानिक यहाँ पर सूत्रों में वैज्ञानिकता यहाँ पर दिखाई गई है कि सारी जो कंडीशन है सूत्र में है। न का मतलब न और च का मतलब मैं, यानी न और मैं कैसे हों, अपदांत भी यदि हों तो हमें वहां पर अनुस्वार करना है, लेकिन कब करना है, झली। पिछला जो सूत्र था उसमें था हली, यानी हल वर्ण हो, यहाँ पर है झली। अब झल वर्ण हम एक बार देख लेते हैं कि झल वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें कहाँ से शुरू करना है, जैसे यहाँ पर शुरू करना है और लय तक हमें वर्णों को ग्रहण करना है। और अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है इनको हमें झल में शामिल नहीं करना है। तो इस तरह से हमें देखना है कि झ भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स और है वर्ण यदि आ रहे हों तो वहां पर हम अपदांत न और मैं के स्थान पर भी हमें क्या करना है, अनुस्वार वहां पर करना है। उदाहरण हम देखते हैं, तो उदाहरण है जैसे यसान धन सी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यसान में न है और नस्य पदांतस्य झली कहता है कि न हो, और न कैसा होना चाहिए, अपदांत न होना चाहिए, तो ये अपदांत न है। तो इसकी हम पहचान करते हैं, तो ये हमारा अपदांत न है। और सी जो है वो झल वर्णों में हमारा आ रहा है, 13वां हमारा जो माहेश्वर सूत्र है स स सर, उसमें स यहाँ पर आता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारी पूरी होती है कि अपदांत न के बाद में झल वर्ण से संबंधित वर्ण स यहाँ पर आ रहा है, तो हम इस न के स्थान पर भी क्या कर देते हैं, अनुस्वार यहाँ पर कर देते हैं और हमारा रूप बनता है यशांसी। तो यशांसी जो रूप बना हमारा वो कौन से सूत्र से बना, तो ये हमें ध्यान रखना है। आप अनुस्वार देख करके सीधा ये ना समझ ले कि मोनुस्वार सूत्र ही अनुस्वार करता है। आपको देखना है कि पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है तो मोनुस्वार यहाँ पर कर रहा है, और अपदांत न और मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र था वो था नस्सा पदांतस्य झली। ये आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि सूत्र सहित आपको उदाहरणों को याद करना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सूत्र है आक्रम धनश्यते। तो यहां पर आप देख सकते हैं आक्रम है, मैं है, अपदांत है, और यहाँ पर जो स है वो हमारा झल वर्ण के अंतर्गत आता है। तो अपदांत मैं और न के स्थान पर जो अनुस्वार करता है वो करता है नस्य पदांतस्य झली, लेकिन कब करता है, झली यानी झल वर्ण आगे रहने पर। तो यहाँ भी मैं के स्थान पर हमें क्या करना है, अनुस्वार करना है, और हमारा रूप बनता है आक्रंस्यते। इसी तरह से हम बना सकते हैं जैसे मनान धनसी,
मनान धन सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनान में न है, अपदांत है, सी है, वो झल वर्ण के अंतर्गत आता है और हमारा रूप बनता है मनांसी। तो साथियों, दोनों का जो हम तुलनात्मक अध्ययन हम देखते हैं, उदाहरणों का आप नोट कर लीजिए। इसमें जो न और मैं था वो अपदांत था, बाद में जो वर्ण आ रहा था वो झल था, और मोनुस्वार में जो मैं था वो पदांत था, और वहां पर जो आगे वर्ण आ रहा था वो था हल। तो तुलनात्मक रूप से भी मैं आपको यहाँ पर एक सारणी बना देता हूं। पहला सूत्र था मोनुस्वारः, अगला सूत्र था नस्सा पदान्तस्य झली। दोनों का हम देखते हैं। यहाँ पर जो अनुस्वार होगा वो होगा पदांत मैं के स्थान पर। यहाँ जो अनुस्वार होगा वो होगा अपदांत मैं और न के स्थान पर। दूसरी जो कंडीशन है दोनों सूत्रों की, ये कहता है हल वर्ण पर में रहने पर। तो ये कार्य कब होगा? हल वर्ण पर में रहने पर। और ये जो कार्य है कब होगा? झल वर्ण पर में रहने पर। तो साथियों, दोनों जो अंतर था वो मैंने सारणी के माध्यम से भी यहाँ पर आपको बता दिया है। उदाहरणों की हम बात करें तो इसका जो उदाहरण था वो था जैसे अहम पठामी। तो रूप बना था अहम पठामी। इसका जो उदाहरण था वो था यसान धन सी। तो रूप बना था यशांसी, और मैं का उदाहरण था आक्रमधन स्यते। तो रूप बना आक्रंस्यते। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो आप इस सारणी से भी इसको सोर्ट करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पदांत मैं के स्थान पर मौनुस्वार करता है, अपदांत मैं और न के स्थान पर नस्य पदांतस्य झली करता है। ये कब करेगा? हल वर्ण पर में रहने पर करता है, और ये झल वर्ण पर में रहने पर करता है। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर झली क्यों कहा है। यदि हम यहाँ पर भी हल कह देते तो यहाँ पर हो जाता, क्योंकि स भी हमारा हल में आता है, और सारे जो हमने उदाहरण देखे अपदांत वाले वो झल में आते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा एक उदाहरण है कि मन धन यते। अब यहाँ पर हम झल ही नहीं कहते, हल कह देते, तो यह जो है वो झल में तो नहीं है, लेकिन हमारा हल में यह आता है। और यदि हल कह देते तो यहाँ पर मैं का मन का जो न है इसके स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता, और हमारा रूप बन जाता मय्यते। और ये जो रूप है वो संस्कृत की दृष्टि से हमारा अनिष्ट रूप हो जाता। तो इन अनिष्ट रूपों को रोकने के लिए वहां पर झली कहा है, और यह है वो झल में नहीं आता है। तो झल में नहीं आता है तो अपदांत जो न है इसका अनुस्वार नहीं होता है, तो हमारा जो इष्ट रूप बनता है वो बनता है मन्यते। तो इस तरह से कई रूपों को सिद्ध करने के लिए, इष्ट रूपों को यथावत रखने के लिए कि अनिष्ट ना हो जाए, अनिष्ट रूप नहीं बन जाए, तो सूत्र में वहां पर जो भी आवश्यक है उन शब्दों को जोड़ देते हैं। तो झली का जो अर्थ था, झली का जो तात्पर्य था रखने का, वो था मन्यते को सिद्ध करना। मन्यते ही एक ही शब्द नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको वहां पर सिद्ध करना होता है, इसीलिए वहां पर कहा है झली। तो अब तक हमने जो दो सूत्र पढ़े थे ये थे हमारे अनुस्वार संधि के। अब अनुस्वार के बाद में अगला जो आता है वो आता है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। तो लिख देते हैं अनुस्वार पर सवर्ण। अब यहाँ भी हमें, जैसे हमने अनुस्वार में दो सूत्र पढ़े थे उसी तरह यहाँ भी दो सूत्र हैं। तो पहला जो प्रमुख सूत्र है अनुस्वार पर सवर्ण संधि का वो है अनुस्वारस्य यई परसवर्णः।
अलग अलग पद है, पदच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुस्वारस्य में षष्ठी है, जैसे रामस्य बनता है, यई में सप्तमी है, और पर सवर्ण में प्रथमा है। तो सीधा सा जो अर्थ निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कि अनुस्वार के स्थान पर तो स्थान पर हम षष्ठी से लेते हैं, सप्तमी का पर में लेते हैं, तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण हो जाता है यदि अनुस्वार के बाद क्या आ रहा हो, यय प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो। तो साथियों, सूत्र में सारे शब्द थे कि अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार का पर सवर्ण है, पर सवर्ण हो जाए कब, यही यह प्रत्याहार यदि पर में है। अब एक बार फिर हम यह प्रत्याहार देख लेते हैं। तो यह में कौन कौन से वर्ण लेना है, तो य से हमें शुरू करना है। तो य व र ल यम गण न, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा यह है वो कहाँ पर आ रहा है, कपय का जो यह है यहाँ तक हमें लेना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कौन से व्यंजनों को छोड़ना है, तो स स और है, इन चार वर्णों को यहाँ पर छोड़ना है, क्योंकि है यहाँ भी छूट जाता है और है यहाँ भी छूट जाता है। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि इन चार वर्णों को छोड़कर, चार वर्णों को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन वर्ण यदि आ जाता है तो हम अनुस्वार के स्थान पर वहां पर सवर्ण हम कर देते हैं। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है स्पष्ट, और आपको दिखा भी दिया है। केवल हमें स, तीनों स, जो दंत स है, मूर्धन्य स है, तालव्य स है और है को छोड़कर हमारा कोई भी यदि वर्ण पर में है या ए में है तो हम अनुस्वार के स्थान पर वहाँ पर सवर्ण वहाँ पर कर देते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, अर्थ आपने नोट कर ही लिया होगा। तो उदाहरण देखते हैं पर सवर्ण संधि का। तो जैसे शाम धन तह। अब यहाँ पर हमें पर सवर्ण क्या करना है, तो पर सवर्ण में हमें ध्यान रखना है कि आगे का जो हमारा वर्ण है जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हमें पांचवा अक्षर, क्योंकि मैं हमारा अनुनासिक है और मैं के स्थान पर हमें अनुनासिक वर्ण ही लेकर आना है, और अनुनासिक वर्ण हमारा पांचवा अक्षर होता है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से हमें करना है। तो शाम धन तय था। अब ये जो मैं है वो अपदांत था, पदांत नहीं है। तो यहाँ पर नश्च पदांतस्य झली से पहले यहाँ पर मैं का हुआ अनुस्वार, और पहला जो रूप बना वो बना साम धनतय। अब जैसे ही यहाँ पर अनुस्वार हुआ तो हमारा सूत्र था अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार के स्थान पर यही यह वर्ण कोई पर में हो तो पर सवर्ण हो जाए। पर सवर्ण मैंने आपको बताई दिया कि मैं हमारा अनुनासिक है, तो अनुनासिक वर्ण यहाँ पर तय वर्ग का न है, तो हमारा रूप बनेगा शांतः। इसी तरह से हम देखते हैं कि समधन गच्छति। तो यहाँ पर जो ग है वो कै वर्ग का है, पहले यहाँ पर अनुस्वार होगा, अनुस्वार का पर सवर्ण होगा, और पर सवर्ण जो अनुनासिक वर्ण है पांचवा वो है गह, तो यहाँ पर बनेगा संगच्छति। इसी तरह से हम देखते हैं अमधन चितः। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं का पहले यहाँ पर हम अनुस्वार करेंगे, नस्य पदांतस्य झली, और जैसे ही यहाँ पर अनुस्वार होता है अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, क्योंकि यहीं में आ रहा है, ग यहीं में आ रहा है, त यहीं में आ रहा है, तो यहाँ पर सवर्ण च वर्ग है, तो यहाँ पर पांचवा अक्षर होगा ञ, तो हमारा रूप बनेगा अंचितः। इसी तरह से बनेगा जैसे सम धन चितः। तो अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण से बनेगा संचितः। इसी तरह से हम देखते हैं गुम धन फितः। तो यहाँ पर मैं है, फ है, तो पै वर्ग का जो पांचवा अक्षर वो मैं ही होता है, तो हमारा वापस मैं के स्थान पर मैं रहता है, तो बनेगा गुम फितः। तो साथियों, ये था अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण है, इसको हम पर सवर्ण संधि कहते हैं। और
कब करना है? जब पहले हमें अनुस्वार करना है, अनुस्वार के बाद में जिस वर्ग का अक्षर है उसी वर्ग का हमें पांचवा अक्षर वहां पर अनुनासिक वर्ण वहां पर लेकर आना है। लेकिन कब लेकर आना है? जब स स और है पर में नहीं हो। इन चार वर्णों को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन वर्ण यदि आ रहा है तो हम उसको वहां पर कर देते हैं। इसी के जो अगला सूत्र है, अनुस्वार पर सवर्ण संधि का दूसरा सूत्र है, वो है वा पदान्तस्य। अब साथियों, मैंने आपको बीच में डिस्कस किया था कि नित्य और विकल्प। तो अभी जो पिछला जो कार्य हमने किया था अनुस्वार पर सवर्ण संधि का, ये हमारा था नित्य। नित्य का मतलब यहाँ पर हमारा केवल एक ही रूप सिद्ध होता है, केवल शांत ही यहाँ पर हमें बनाना है। कहीं पर हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि शांतः, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसे ही हम नित्य कहते हैं। लेकिन इसका जो अगला सूत्र हम पढ़ रहे हैं, वा पदान्तस्य, इसमें एक शब्द आया है वा, तो वा का मतलब होता है विकल्प। तो इसका जो अर्थ निकलेगा, क्योंकि पद हमारे अलग अलग हैं, पदच्छेद करने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो हमारा अर्थ निकलेगा कि पदांत मैं के स्थान पर हुए अनुस्वार। तो पदांत मैं के स्थान पर हुए अनुस्वार के स्थान पर भी विकल्प से पर सवर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो पिछला देखा था वो अपदांत था। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मोनुस्वार से जो अनुस्वार हुआ था उसके स्थान पर भी हम पर सवर्ण कर सकते हैं, लेकिन ये कब होता है? विकल्प से। लिख भी दिया मैंने, तो ये विकल्प से होता है। यहाँ पर हमारे रूप जो बनेंगे वो दो बनेंगे। उदाहरण से हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा रूप है जैसे सी, तो यहाँ पर जो हमारा मैं है वो मैं पदांत। तो सबसे पहले मोनुस्वार सूत्र से यहाँ पर हमारा मैं के स्थान पर अनुस्वार होगा, और हल वर्ण बाद में है। तो यहाँ पर हमारा वा पदान्तस्य सूत्र कहता है कि पदांत मैं के स्थान पर भी अनुस्वार हो जाता है, लेकिन विकल्प से। तो एक रूप हमारा जो बनेगा वो मोनुस्वार से बनेगा त्वम करोसि, और एक विकल्प वाला जो रूप बनेगा वो बनेगा त्वं करोसि। तो इस तरह से वा पदान्तस्य हमारा सूत्र कहता है कि अपदांत का जो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण करेगा वो करेगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण। तो पदांत का भी हमें कहीं पर रूप देखने को मिलता है तो वो हमारा विकल्प वाला रूप देखने को मिलता है, और विकल्प का मतलब है यहाँ पर ये भी सही है और यहाँ पर दोनों सही है। इसी तरह से है कि अहम करोमि, तो यहाँ पर मोनुस्वार से एक बार यहाँ पर अनुस्वार हुआ तो रूप बना कि अहम करोमि, और दूसरा जो वा पदांत से हमारा रूप बनेगा वो बनेगा अहं करोमि। तो साथियों, यदि पदांत मैं के स्थान पर हमें पर सवर्ण करना है, अनुस्वार करके पर सवर्ण करना है, तो हमारा जो सूत्र कार्य करेगा वो करेगा वा पदान्तस्य। तो इस तरह से हमें दोनों जो सूत्र हैं वो हमें याद रखना है। वापस में जिस तरह से हमने अनुस्वार संधि के दो सूत्रों को तुलनात्मक रूप से वहां पर बताया था, उसी तरह से इनकी भी हम देखते हैं। तो अनुस्वार पर सवर्ण संधि के हमारे पास दो सूत्र हैं। एक है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, और दूसरा है वा पदान्तस्य। यहाँ पर जो कार्य होता है वो होता है कि अपदांत के स्थान पर, और ये कार्य होता है वो होता है पदांत के स्थान पर। दूसरा जो अंतर था वो था ये होता है नित्य और ये होता है विकल्प से। इसका जो उदाहरण था वो था साम
धनतः, और हमारा एक ही रूप वहां पर बना था शांतः। इसका जो उदाहरण है वो है त्वम धन करोसि, रूप बना था एक त्वं करोसि और एक बना था त्वम करोसि। क्योंकि यहाँ पर जो मैं है वो कैसा था, पदांत है, और यहाँ पर जो मैं है वो कैसा था, अपदांत है। तो आज कितना शानदार हमारा टॉपिक है। दो दो सूत्र यहाँ पर पैरेलल चल रहे हैं और दोनों तुलनात्मक रूप से भी हम देखते जा रहे हैं। इनका उदाहरण हमने देखा तो सारी बात यहाँ पर हमने क्लियर की है। तो हमने यहाँ जो अब तक का जो टॉपिक था उसमें हमने अनुस्वार संधि को अच्छी तरह से पढ़ा और अनुस्वार पर सवर्ण को यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा। अब साथ में हमारे 3 सूत्र और एक वार्तिक है जो इनके अपवाद के रूप में काम करते हैं, तो उनको अब हम एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो हमारा सूत्र है वो है मो राजी समः क्वौ। अलग अलग पद हैं, पदच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं है और समय है ये एक विभक्ति में है और राजी और क्वौ एक विभक्ति में है। तो ये दोनों विशेष्य विशेषण का कार्य यहाँ पर इस सूत्र में कर रहे हैं। तो सीधा सा हम इसका डायरेक्ट अर्थ लिखते हैं कि समः मैं। तो समः मैं का मतलब है कि सम के मैं के स्थान पर, सम के मैं के स्थान पर अनुस्वार ना होकर के मैं ही हो जाता है यदि, कब होगा तो कंडीशन भी होनी चाहिए। तो यदि सम के मैं के बाद, तो कौ का मतलब है कि क्विप प्रत्ययांत, और राजी का मतलब है राज धातु। क्विप प्रत्यांत राज धातु आ रही हो। तो ये इसका अर्थ था सूत्र का कि समय में, कि सम के मैं का अनुस्वार नहीं हो, कब, कि क्विप प्रत्यांत राज धातु यदि आगे हो। तो ये अपवाद इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज का जो र है वो हमारा हल है, और हमने पढ़ा कि मौनुस्वार कि मैं के बाद में, पदांत मैं के बाद में, या फिर हमने नश्य पदांतस्य झली पढ़ा था कि अपदांत मैं और न के बाद में हल या झल हो तो वहां पर हम अनुस्वार कर देते हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार ना हो जाए इसलिए हमें ये अपवाद सूत्र बनाने पड़ते हैं, और ये कहता है कि सम के मैं को अनुस्वार नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब क्विप प्रत्यांत राज धातु उसके आगे हो। उदाहरण हम देखते हैं। तो इसका उदाहरण है सम धन राट। तो यहाँ पर हम देखते हैं सम है, सम का मैं है, और राट जो है वो क्विप प्रत्यांत राज धातु है। तो यहाँ पर नश्य पदांतस्य झली या मोनुस्वार से हमें मैं यहाँ पर जो है उसका अनुस्वार प्राप्त था, लेकिन मोराजी समय को कहता है कि मैं के स्थान पर मैं ही यहाँ पर रह जाता है, और जैसे मैं के स्थान पर मैं रहता है वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारा रूप बनता है सम्राट। सम्राट जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो इसी तरह से द्विवचन और बहुवचन भी हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो सम धन राजऊ, तो रूप बनता है सम्राजऊ, क्योंकि यहाँ भी अनुस्वार नहीं होगा। और बहुवचन की बात करें तो सम धन राजः, और हमारा रूप बना सम्राजः। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो तीनों उदाहरण हैं ये अनुस्वार संधि के अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अनुस्वार प्राप्त था, लेकिन मोराजी समय क्वौ कहता है कि यदि सम के मैं के बाद में क्विप प्रत्यांत राज धातु है तो ये क्विप प्रत्यांत राज धातु है, ये सम का मैं है, इसलिए इस सूत्र से हम मैं के स्थान पर क्या रखेंगे, हमें मैं ही वहां पर रखना है, और हमारे ये रूप सिद्ध होते हैं। तो 4 की मैंने बात की थी, एक हमारा हो गया है अपवाद वाला। दूसरा हमारा सूत्र है, चारों को आपको ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है, समझना है।
तो अगला है कि हे मपरे वा, कि हे मपरे वा। अर्थ हम डायरेक्ट देखते हैं, पद इसमें अलग अलग हैं। तो हे मपरे विशेष्य विशेषण है, तो यहां पर अर्थ लेंगे कि मैं परक है के आगे रहने पर। अब ये है परक मैं का मतलब है कि मैं परक है का मतलब है कि ऐसा है हो जिसके आगे तुरंत मैं आ रहा हो, यानी आधा है हो और उस तुरंत मैं आ रहा हूं, उसको कहते हैं मैं परक है। ये आगे भी काम आएगा ये शब्द, क्योंकि आगे के जो तीन इसके साथ दो सूत्र हम और पढ़ेंगे उनमें भी है परक शब्द हमारा काम आएगा। तो मैं परक है के आगे रहने पर, मैं के स्थान पर अनुस्वार के साथ। अब यहां पर वा शब्द आया है तो वा का मतलब होता है विकल्प। तो वा के साथ विकल्प से मैं ही हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि है परक यदि मैं हमारा आ रहा है और उससे पूर्व यदि हमारा मैं है, तो विकल्प से हम मैं के स्थान पर मैं ही वहां पर हम कर देते हैं। बात थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि मैं परक वगैरह शब्द आए हैं, तो इस टेढ़ी बात को समझने के लिए हम उदाहरण से हम समझेंगे तो ये सारा जो अर्थ वो आपके समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं किम है और इसके आगे हमारा शब्द है हमलायती। तो यहाँ पर जो ये शब्द आपको दिख रहा है इसमें पहले आधा है और उसके बाद में मैं है, दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं। तो है के तुरंत बाद यहाँ पर हमारा मैं है, इसे ही हम कहते हैं हे मपरे, यानी मैं परक है, यानी ऐसा है जिसके पर में क्या हो मैं, उसको मैं परक है कहते हैं। तो यहाँ पर सूत्र कहता है कि हे मपरे, कि ऐसा है हो जिसके बाद में मैं हो, तो विकल्प से मैं के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, मैं ही कर देते हैं। ये कार्य साथियों विकल्प से होता है। तो हमारा रूप बनता है, इस सूत्र के अनुसार रूप बनता है किम हम लयति। तो विकल्प से रूप बना, तो विकल्प के अभाव में हमारा कौन सा रूप बनेगा, तो मोनुस्वार सूत्र से। मोनुस्वार कहता है कि पदांत मैं हो तो किम है, वो पदांत मैं है, और उसके बाद में कोई सा भी व्यंजन वर्ण है तो है व्यंजन वर्ण में है। तो यहाँ पर हमारा अनुस्वार मोनुस्वार से जो रूप बनेगा वो बनेगा किम हम लयति। तो साथियों परीक्षा में दोनों रूप आपको सही करना है, क्योंकि जहां भी सूत्र में कह देता है कि ये कार्य विकल्प से हो रहा है तो वहां पर हमें दोनों उदाहरण याद रखना है। तो किम हमलयति किससे बनाता, हे मपरे वासे, क्योंकि ये कहता है कि मैं परक है हो, तो जो मैं है उसके स्थान पर मैं ही वहां पर रह जाता है। और वा का मतलब है विकल्प से, तो विकल्प के अभाव में मोनुस्वार सूत्र से हमारा रूप बनेगा किम हमलयति। तो दो हमने यहाँ पर अपवाद के सूत्र यहाँ पर पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा था मो राजी सम क्वौ, दूसरा हमने पढ़ा था हे मपरे वा। तीसरा जो हमारा है वो हमारा वार्तिक है, और वार्तिक है कि यवल परे यवला वा। तो स्पष्ट है कि यवल परे, तो यहां पर हम अर्थ डायरेक्ट लिखते हैं, यदि मैं के बाद यह परक है हो, एक। दूसरा है वह है हो, दो। तीसरा है लै परक है हो। तो मैं के स्थान पर क्रमशः य व
लय हो जाता है। तो साथियों सीधा सा है, यदि हे मपरे वाह आपके समझ में आया है तो सेम उसी का कार्य ये कर रहा है। वहां पर मैं परक है था, इसमें हमें तीन लेना है, यह परक है लेना है, वह परक है लेना है, लय परक है लेना है। यानी है के तुरंत बाद यह हो, है के तुरंत बाद वह हो, लय के तुरंत बाद है हो, और उससे पहले यदि हमारा मैं है तो इन तीनों के स्थान पर ये तीनों वर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत आती है कि अभी तक हमने जो अनुस्वार पर सवर्ण संधि करी थी या मैं के स्थान पर कोई वर्ण किया था तो अनुनासिक वर्ण किया था। तो यहाँ पर हम जो इन तीनों के स्थान पर ये तीन वर्ण करेंगे, ये अनुनासिक वर्ण करेंगे। यानी यह हम करेंगे तो अनुनासिक यह करेंगे, वह करेंगे तो अनुनासिक वह करेंगे, और लय करेंगे तो हम अनुनासिक लय वहां पर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियम है कि यवला द्विधा, यवला द्विधा, कि यह व ल ये तीन वर्ण द्विधा यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, कौन कौन से, तो द्विधा का मैं प्रकार भी लिख देता हूं। एक होता है अननुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। तो हमें इस सूत्र के अनुसार जो यवल करना है वो अनुनासिक करना है। उदाहरण हम देखते हैं तो हे मपरे वा की तरह ही यहाँ पर हमें उदाहरण समझना है। तो जैसे पहला है किम धन य, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह परक है तो यवल परे यवला वा सूत्र कहता है कि तीन कंडीशन यहाँ पर हमें लेनी है। तो पहली कंडीशन आती है कि ऐसा है हो जिसके तुरंत बाद यह है, तो इस मैं के स्थान पर हमें यही करना है। यह कैसा करना है, हमें अनुनासिक यह करना है। और ये जो कार्य है वो भी वा का मतलब विकल्प से, तो ये जो कार्य है वो भी किससे होगा, विकल्प से होगा। तो विकल्प के अभाव में हमारा मोनुस्वार यहाँ पर काम करेगा। तो पहला इस सूत्र से हमारा जो रूप बनकर आता है वो बनकर आता है कीय ह्य, और उसके विकल्प के अभाव में हमारा रूप बनता है किम ह्य। तो साथियों यवल परे यवला वा से भी हमारे दो रूप यहाँ पर आते हैं। तो की है जो रूप बना वो बना यवल परे यवला वा, क्योंकि ये कहता है कि यह परक है हो तो मैं के स्थान पर यह हो जाएगा, और वह परक है हो तो हम वह करेंगे, लय परक हो तो हम लय वहां पर करेंगे। तो पहला हमने उदाहरण देखा था। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं किम धन हवलयति। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं है, मैं के बाद में वह परक है, तो हे मपरे वा सूत्र यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर मैं के स्थान पर हम जो करेंगे वो वह अनुनासिक वह यहाँ पर हम करते हैं, और हमारा जो रूप बनता है वो बनता है किम हवलयति। और विकल्प के अभाव में हमारा मोनुस्वार सूत्र से जो रूप बनेगा वो बनेगा किम हवलयति। तो ये दूसरा उदाहरण था वह का। तीसरा हम उदाहरण लय का देखते हैं। तो जैसे है किम धन लादयति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि है परक लय यहाँ पर आ रहा है, तो इस मैं के स्थान पर भी हम लय करेंगे। कौन सा लय, अनुनासिक लय। तो हमारा रूप यवल परे यवला वा सूत्र से बनेगा किन हलादयति, और विकल्प के अभाव में मोनुस्वार से हमारा रूप बनेगा किम लादयति। तो इस तरह से यवल परे यवला वा जो सूत्र था वो हमने देखा कि ऐसा यह हो जिसके पूर्व में है हो, ऐसा वह हो जिसके पहले है हो, ऐसा लय हो जिसके पहले है हो, और उससे पहले यदि हमारा मैं है तो यह वह लय हो जाए, अनुनासिक हो, और ये कार्य होता है वो विकल्प से होता है का। यहाँ पर यह का हमने उदाहरण देखा था पहला। उसके बाद में हमने वै का उदाहरण देखा था किम हवलयति, और लय का उदाहरण हमने देखा किन आलादयति। तो साथियों बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारा जो सूत्र है वो है न परे नह। तो सारे जो सूत्र हैं एक जैसे हैं, न परे नह।
तो यहाँ भी हम देखते हैं वो ही है कि न परे नह, यानी न है तो न हो जाए। तो तीन जो सूत्र हमने, एक बार मैं सारणी से भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा। अर्थ हम करते हैं कि मैं के स्थान पर या फिर है परक, यानी मैं के बाद, तो यहां पर न आ रहा है तो न परक है हो, यदि आ रहा है तो मैं के स्थान पर क्या हो जाए, न। और ये जो कार्य है वो भी किससे होता है, विकल्प से। तो साथियों, विकल्प के अभाव में वापस हमें अनुस्वार संधि करनी है। उदाहरण हम देखते हैं, तो किम धन हनुते। तो यहाँ पर हम देखते हैं हनुते जो शब्द है वो है परक, यहाँ पर न है। तो ये सूत्र कहता है न परे न, कि यदि है परक न, यदि आ रहा है तो मैं के स्थान पर भी हमें न करना है। और ये कार्य विकल्प से होता है, तो हमारा रूप बनता है किन हनुते। और विकल्प के अभाव में हमारा मोनुस्वार से जो रूप बनेगा वो बनेगा किम हनुते। तो यहाँ पर ये जो चार सूत्र हैं वो अनुस्वार संधि के अपवाद के रूप में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो कुल मिलाकर आज हमने 8 सूत्रों को, वार्तिक मिलाकर 8 सूत्रों पे चर्चा करी थी। पुनः मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। पहला था मोनुस्वार, है कि हल वर्ण के बाद में हल वर्ण यदि पर में है तो पदांत में के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था नश्च पदांतस्य झली, कि अ पदांत में और न के बाद में यदि झल वर्ण है तो भी अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद में दो सूत्र हमने अनुस्वार पर सवर्ण संधि के पढ़े थे, कि अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, कि अनुस्वार के बाद में यह प्रत्याहार तो नित्य वहां पर परसवर्ण करना है। दूसरा जो परसवर्ण संधि का सूत्र पढ़ा था वह पदांतस्य, कि पदांत अनुस्वार के स्थान पर भी हमें परसवर्ण करना है, लेकिन विकल्प से। उसके बाद में चार ये हमने अपवाद पढ़े थे, और चारों में सेम यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ चार कौन कौन से थे। एक हमने पढ़ा था मो, राजी, समह, क्वौ, कि क्विप प्रत्यांत वाली राज धातु है तो सम के मै का मैं ही रह जाता है। उदाहरण था सम, धन, राट, और मैं का मैं ही यहाँ पर रहा था, रूप बना था सम्राट। दूसरा हमने पढ़ा था हे, मपरे, वाह, वाह मतलब विकल्प से, कि मैं परक है हो तो मैं के स्थान पर भी हम मैं ही कर देते हैं। उदाहरण था किम धन हम लायती। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं परक है था तो मैं के स्थान पर मैं ही यहाँ पर रहा था, तो हमारा रूप बना था किम हम लायती। और ये कार्य विकल्प से हुआ था, तो दूसरा जो मोनुस्वार से रूप बना था वो बना था किम हम लायती। तीसरा हमने वार्तिक था यवल परे, यवला, वा। इसी तरह से ये तीन यहाँ पर हमने उदाहरण पढ़े थे, किम धन य, तो हमारा रूप बना था किंग य। विकल्प के अभाव में अनुस्वार वाला बना था। अगला था किम धन हवलयति, तो वह है तो मैं के स्थान पर वह हुआ था, अनुनासिक वह हुआ था, तो किम हवलयति। इसी तरह से किम हालादयति, तो यहाँ पर रूप बना था अनुनासिक ल, विकल्प से थे तीनों रूप, विकल्प के अभाव में हम अनुस्वार कर देंगे। और लास्ट का जो पढ़ा था वो था न परे नह। उदाहरण था किम धन नुते, तो यहाँ पर न है तो यहाँ पर विकल्प से न ही होगा, और रूप बना था किन नुते। विकल्प के अभाव में अनुस्वार हुआ था तो किम नुते। तो साथियों,
आज के वीडियो में हमने कंप्लीट जो अनुस्वार संधि थी उसको यहाँ पर किया है और लगभग लगभग सारे पॉइंटों को यहाँ पर मैंने टच किया है। तो आज के वीडियो में जितना जो समझा सका शायद वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, सारे जो टॉपिक हैं इसी तरह से आपको मैंने समझाए हैं। और इसके आगे हम जो व्यंजन संधि के जो आगम वगैरह बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारी विसर्ग संधि चालू होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।